back to the concepts learning. As you all know, the importance of organic chemistry, and this is the second part of the general organic chemistry questions, and I have already discussed the 10 questions in the previous video. If you have not seen that questions, then just go through my previous video and just you can see all the questions I have solved with the explanation, right? So you can see that here the most important topics like quantitative analysis is important. In that you study about the Carius method, Zildal method, and questions are definitely coming repeatedly by the Dumas method, and stability problems, right? Which compound is more stable, right? Which configuration, like which hyperconjugation and I effect, which configuration is much more stable. और एक क्वेश्चन कॉन्फॉर्मर में से भी आया था, तो उसको जरूर देख लेना, right? So we will start with the question number 11, right? In this question what is given, Carius method का क्वेश्चन है, and Carius method में हमें पता है कि हम हेलोजन का एस्टिमेशन करते हैं एंड सल्फर का एस्टिमेशन कर सकते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हेलोजन का एस्टिमेशन पूछा है और डायरेक्टली पूरा डेटा गिवन है, तो तुम डायरेक्टली बस केवल इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने को कह रहा है, सिंपली बोलो तो, है ना? तो यहाँ पे अगर मुझे पता होता है कि यहाँ पे अगर व्हाट इज दैट, सिल्वर क्लोराइड, दैट मींस AgCl की बात हो रही है. तो अगर मैं AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो AgCl में जो क्लोरीन होता है दैट इज 35.5 एंड सिल्वर इज 108, देन इट विल बिकम 143.5, राइट? तो हम करते क्या है कि क्लोरीन का मास अपॉन AgCl का मास, तो क्लोरीन का मास हो गया मेरे पास 35.5 एंड AgCl का मास हो जाएगा 143.5, राइट? एंड मास ऑफ व्हाट कैरियस मेथड, दिस ग्राम ऑफ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है, एंड दिस AgCl, तो मास ऑफ AgCl अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. तो AgCl का मास है मेरे पास 0.5253 अपॉन इसका मास है मेरे पास 0.2425. तो तुमसे बस क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने को कह रहा है, दैट्स व्हाट, इतना कर लो, है ना? 100 से मल्टीप्लाई करोगे 52.53 हो जाएगा. तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ, 52.53 इंटू 35.5 divided by 143.5 and divided by 0.2425. This is 53.6 के आसपास आ रहा है, यानी कि 53.58 ये वाला आंसर हो जाएगा. तो क्वेश्चन में सिर्फ सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ हैलोजन या परसेंटेज ऑफ कोई भी क्लोरीन हो, आयोडीन हो, ब्रोमीन हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन का मास और AgBr का मास पुट कर देते हैं. तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा. एट द एंड I will give you all the formulas whatever I have used in the full general organic chemistry. So we'll start with the second question. Is 12th question is this, and statement based question है. इसमें चेक करना है कि which statement is correct. So sublimation is used for the separation and purification of the compounds with the low melting point. भाई मेल्टिंग पॉइंट की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है ना कि कंपाउंड डायरेक्टली सॉलिड से क्या बनता है, सबको पता है बचपन से ही कि सॉलिड टू गैस बनता है. तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट आता ही नहीं पिक्चर में, राइट? तो लिक्विड स्टेट ही नहीं तो मेल्टिंग पॉइंट की कोई बात ही नहीं हो रही. तो यहाँ पे जो हम सब्लिमेशन मेथड यूज करते भी हैं, अगर तुम क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसमें प्योरिफिकेशन के मेथड्स पढ़ते हो, है ना, तो उसमें सब्लिमेशन मेथड हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गए, तो ये सारे जितने भी मेथड्स हैं वो हम सेपरेट करने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं. तो सब्लिमेशन मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें सेपरेट करना होता है वोलेटाइल कंपाउंड्स को नॉन वोलेटाइल कंपाउंड से, राइट? Not for the melting point, वो पिक्चर में नहीं आएगा, right? तो this statement is false. Second is this, boiling point of the liquid increases with the external pressure is reduced. तो कह रहा है कि boiling point, यानी कि boiling point is a kind of temperature ना, तो temperature increase हो रहा है अगर तुम pressure को reduce करो. कैसे भाई? क्योंकि अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से भी देखें तो PV is equal to nRT होता है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? तो अगर हम वॉल्यूम को चेंज ना करें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ऑपोजिट दे दिया इसने कि बॉइलिंग पॉइंट को कह रहा है इंक्रीज करेगा और प्रेशर को बोल रहा है रिड्यूस करेगा. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया भाई, इनवर्सली नहीं, डायरेक्ट है. तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. तो आंसर इज सी पार्ट, करेक्ट. So question number 13 is when 1 gram of compound X is subjected to Zildal method. तो ज़िल्डाल मेथड का ना अगर तुम्हें डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दूं तो उससे बहुत सिंपली तुम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो.
तो अगर मुझे जेल्डाल मेथड से हम क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। एक तो ड्यूमास मेथड से करते हैं और एक जेल्डाल से करते हैं। तो ड्यूमास से तब करते हैं जब हम एसटीपी पे वॉल्यूम निकालते हैं और उसमें हमें डिफरेंट प्रेशर्स वगैरह दिए होते हैं, वहां पे मेंशन भी रहता है कि ड्यूमास मेथड है या जेल्डाल मेथड है, राइट। दोनों से ही नाइट्रोजन का एस्टिमेशन होता है। इसमें अमोनिया को देखना होता है कि कोई एसिड न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि देखो अमोनिया बेस है, राइट, अमोनिया इज बेस, और उसको कोई एसिड न्यूट्रलाइज करेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तरीका बताऊं तो 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया न्यूट्रलाइज्ड बाय मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया। क्योंकि अमोनिया गैस कितनी हो रही है, कितनी अमोनिया फॉर्म हो रही है, वो कैसे पता चलेगा। तो हम एसिड अपने आप ऐड करते हैं लैब में, ठीक। तो जब हम जितना एसिड उसको न्यूट्रलाइज करेगा उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो हम वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया, न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया, क्योंकि अमोनिया बेस है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो एसिड और बेस यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां तुम्हें इनटू 100 करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली परसेंटेज में आंसर आएगा। ये पूरा इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय द अमोनिया। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जेल्डाल मेथड में देखो 15 ml 1 m H2SO4, तो मोलारिटी एंड वॉल्यूम इज गिवन। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स मोल, और मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिली इक्विवेलेंट्स। तो तुम्हें पता होना चाहिए मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, सिंपल। तो मोलारिटी मुझे कितनी दी है, 1 मोलर है, वॉल्यूम कितना दिया है 15 ml है, तो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट्स लिखेंगे क्योंकि ml में है, वरना तुम इक्विवेलेंट्स नहीं, तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स ही यूज करते हैं फॉर्मूले में डायरेक्टली। तो इसी वजह से हमें इंटू 100 भी निकालना पड़ता। तो मिली इक्विवेलेंट्स है इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, और H2SO4 डायाबेसिक एसिड होता है तो उसका n फैक्टर 2 होता है, तो जाएगा 30, राइट। तो 1.4 इंटू 30 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 हो गया। तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हटेगा, यहाँ पे 3, 14 3 42, डायरेक्टली योर आंसर इज 42। तो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, इट्स वेरी 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 सिंपल। तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है तो एक लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आसान दे दिया इन्होंने, सिर्फ IUPAC नेमिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया है, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर का है, RCOOR। तो एल्किल एल्केनोइड देखते हैं, एल्किल एल्केनोइड हमारे पास एस्टर को लिखते हैं हम लोग, तो इस साइड का जितना होता है, राइट, तो ये वाली जो पार्ट होती है इसको हम एल्काइल लिखते हैं, इधर के सारे कार्बन को एल्केनोइड। तो एल्केनोइड की हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कार्बन की नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल हो जाएगा। दिस इज एल्किल एल्केनोइड। तो एल्केनोइड में मेरे पास 2 पे देखो ब्रोमो भी लगा है और 5 पे ये मिथाइल भी लगा है। तो 2 पे ब्रोमो है, 5 पे मिथाइल है, यानी कि फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। क्योंकि 7 है तो हेप्टेनोएट होगा, 7 कार्बन की वजह से क्या होगा यहाँ पे, हेप्टेनोएट, राइट। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, IUPAC का है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड CHCl3, यानी कि तुम्हारा क्लोरोफॉर्म है, एंड क्लोरीन वाटर गिव्स वॉयलेट कलर। देखो यहाँ से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर का मतलब यहाँ पे आयोडीन की प्रेजेंस बता रहा है। तो वॉयलेट कलर टू CHCl3 लेयर, ठीक है, गिव्स वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आयोडीन हो गया। तो अगर मुझे आयोडीन बताना है, और यहाँ देखो उन्होंने बताया नहीं है कि हमें, इसलिए इन्होंने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबका दे दिया, राइट। तो हम फॉर्मूला वही कैरियस मेथड वाला यूज कर देंगे, कैरियस मेथड कह भी रहा है, राइट। तो कैरियस मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वॉयलेट कलर से कि आयोडीन का निकाला। तो परसेंटेज ऑफ हेलोजन पूछ रहा है, तो हेलोजन का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आयोडीन की, राइट। तो आयोडीन का मास कितना होता है, दैट इज 127। और अगर हम AgI का देखें तो Ag 108 होता है, तो 108 प्लस 127 235 हो जाएगा, तो इट इज 235। तो मास ऑफ आयोडीन अपॉन मास ऑफ AgI, और इनके जो मासेस हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर हैलाइड का मुझे मिल रहा है 0.12, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 0.15 इंटू 100। तो AgI का मास अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, डायरेक्ट हम कैरियस मेथड से निकाल सकते हैं, डेसिमल हट जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा, राइट। अब यहाँ से जाएगा 400, तो अगर सिंपली डिवाइड कर देती हो जाएगा 20, और 4 2 जा 80, तो 80 इंटू 127,
80 into 127 upon 235, तो दिस इज 43.23 आ रहा है, 43.23। तो अगर राउंड ऑफ करके इंटीजर लिखोगे तो 43 आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो एक लाइन में आंसर आएगा। तो देख रहे हो क्वेश्चन किसी बार बार वो ई कैरियस मेथड, ड्यूमास मेथड, रिजल्ट मेथड पे पूछा जा रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दिस कंपाउंड एक्स शोन बिलो डिसॉल्व्स, ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड हैज 2 कायरल कार्बन एटम्स। इसमें पूछा है कितने कायरल हैं, तो क्या पहली चीज तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ये बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे क्या होता है एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट में पता ही है, या मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या देता है, सॉल्ट वाटर CO2, राइट। तो यहाँ पे इसका डेफिनेटली सॉल्ट बन जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट का मतलब यहाँ पे COONA बना देगा, राइट। जैसे कि तुम एसिटिक एसिड में भी अगर NaHCO3 लेते हो तो सोडियम एसिटेट बन जाता है और CO2 बन जाता है, वाटर बन जाता है, ठीक है। तो एसिड है, एसिड होने की वजह से ही इसमें डिसॉल्व हो रहा है। एंड कायरल कार्बन में चेक कर लेती हूँ, कायरल कार्बन अगर हम देखें यहाँ पे, तो कायरल कार्बन वो होता है जिस कार्बन के 4 साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, राइट। तो ऑल द ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। तो इफ आई चेक इट दिस कार्बन, तो ये कार्बन कायरल हो गया क्योंकि इसके इधर एक अलग कार्बन जा रहा है, इधर अलग कार्बन है, इधर COOH है और एक हाइड्रोजन है, 1 इज हाइड्रोजन। तो ये वाला तुम्हारे पास कायरल है, चेक कर लेना। एंड दिस वन पे भी देखो ये अलग है, ये अलग है, इधर कार्बन ऑक्सीजन वाला है और एक हाइड्रोजन है, राइट। सो ऑल द groups around the carbon are different, definitely this one is chiral, this one is chiral। तो 2 chiral carbon बोल रहा है, दोनों chiral है, तो definitely this statement is correct। and the next one is compound shown below has 2 carbon atoms with sp3 hybridization। तो कह रहा है 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 1 कार्बन sp2 है एंड 1 कार्बन sp है। तो चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो इसमें ये वाले दोनों कार्बन sp3 हैं, राइट, क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से लगे हैं, यहाँ पे भी ये 3 सिग्मा है, तो सिग्मा की वजह से ये वाला भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा एंड दिस वन विल बी sp3। एंड इस कार्बन को अगर मैं चेक करूँ तो इस कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, sp2 डबल बॉन्ड वाला है। और इस पे देखो 2 स्पीशीज लगी है, ये वाला जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है यानी कि sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन भी है, ध्यान रखना। तो ये वाला sp2 है, तो एक sp2 है, एक sp, यही कह रहा था, 1 sp2 1 sp एंड 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो 2 sp3 है, तो परफेक्टली दिस वन इज करेक्ट। तो दोनों करेक्ट है यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू, तो डी पार्ट विल बी योर आंसर। फोर कंपाउंड्स गिवन है, इसमें हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है इन वन विच एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहली चीज तुम्हें ये फाइंड करनी है कि इनमें से किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, राइट। तो जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है उसी में तुम्हें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, सबका नहीं निकालना। तो पहली चीज अगर हम देखें तो ये एन प्रोपाइल क्लोराइड, थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट मैं रफली ड्रॉ कर लेती हूँ। एन प्रोपाइल का मतलब ऐसा हो जाएगा 3 कार्बन है और एन प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं प्रेजेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब होती है जब एक कायरल कार्बन होना चाहिए, राइट। तो इफ द कायरल कार्बन इज नॉट देयर तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या होता है कि अगर यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं इस कार्बन पे, राइट, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो डेफिनेटली ये भी क्या है, तुम्हारा कायरल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं, सेम नहीं लग सकता, तो ये भी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल को अगर हम देखें तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, एक कार्बन के एक साइड कार्बन मतलब मिथाइल होता है और एक साइड एथाइल होता है, राइट। और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इस वाले कार्बन पे अगर हम क्लोराइड लगा दें तो दिस वन इज डेफिनेटली कायरल, क्योंकि इधर एथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर क्लोराइड है, इधर लास्ट में हाइड्रोजन होगा, राइट। तो दिस कार्बन इज डेफिनेटली स्टीरियो सेंटर एंड इसका मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। लास्ट वाला भी अगर मैं चेक कर लूं तो लास्ट वाला नियोपेंटाइल है। तो नियोपेंटाइल क्या होता है ना कि चारों तरफ कार्बन होता है और ये वाला जो पूरा 5 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज योर नियोपेंटाइल ग्रुप। और इस पे अगर हम क्लोराइड लगा दें तो यहाँ क्लोराइड लग जाएगा। तो डेफिनेटली इट इज नॉट स्टीरियो सेंटर। यहाँ पे 3 मिथाइल्स लगे तो कहां से स्टीरियो सेंटर हो जाएगा, तो दिस इज नॉट स्टीरियो सेंटर। तो दैट मीन्स ये तुमसे यही कह रहा है कि इस पे तुम्हें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, किसमें, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का अगर मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लूं तो यहाँ बनेगा मेरे पास CH3CL और यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास C2H5,
राइट। तो एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, ये वाला जो कार्बन है इस पे 1 2 3 4 और ये हो गया Cl। तो अगर मुझे इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, दैट्स इट। तो मास ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 4 कार्बन आर देयर, तो 4 कार्बन यानी कि 4 इंटू 12 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 48, एंड हाइड्रोजन अगर मैं देखूं तो 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9 कार्बन और हाइड्रोजन, एंड क्लोरीन इज 35.5। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे आएगा 5 और ये आ जाएगा 82.5, ठीक है। दिस इज 82.5 इंटू 100, राइट। तो मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, तो 48 अपॉन 82.5, 48 अपॉन 82.5, 82.5, एक सेकेंड, 42 डिवाइडेड बाई 82.5, 48 है। This is 58.11, this is 48, कैलकुलेशन कर दिया, ये 92 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 4 5 6 7, हाँ 92.5 है यहाँ पे, तो दिस वन इज 92.5, राइट। तो जस्ट ऐड कर लेना यहाँ पे, तो 48 अपॉन 92.5, 48 डिवाइडेड बाई 92.5, दिस इज 51.8 आ रहा है, दिस इज 51.89, यानी कि ये तुम्हारा 52% हो जाएगा, सिंपल। तो दैट मीन्स हमें क्या करना था, क्वेश्चन में पहले ये फाइंड आउट करना था कि किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें ही मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर सकती हूँ, सिंपल। अच्छा ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी कोई कर सकता है, क्योंकि आईसीएससी में तो ये सब चीजें फंक्शनल ग्रुप क्लास 10th में करा दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे ये देखो तो ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन है और ये ब्यूट 1 इन है। तो प्रोपीन से क्या मतलब हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन, राइट। तो प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन है यहाँ पे, और प्रोपीन मतलब ये डबल बॉन्ड भी लगा दो, और यहाँ ब्यूट 1 इन यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 नंबरिंग करूँ तो 2 पे मिथाइल लग गया, 2 मिथाइल प्रोपोलिन। तो ये मेरे पास क्या है, चेन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन, राइट। तो डेफिनेटली दे आर चेन आइसोमर। एंड सेकंड वाले सिस एंड ट्रांस दिया है, सिस ट्रांस हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। तो ये स्टीरियो, क्योंकि स्टीरियो में 2 आते हैं तुम्हारे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, तो ये ज्योमेट्रिकल दिया है सिस ट्रांस। और दिस वन इज सिंपल, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया, अल्कोहल और ईथर, तो अल्कोहल ईथर हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, तो ये वाला हो जाएगा मेरे पास फंक्शनल ग्रुप। एंड ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, तो हमारे पास सिंपल क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स। तो यहां से चेक कर लेना, 1 का 3 है, 1 का 3 A3B1, A3B1, A3B1 C4, चेक कर लेना, आई थिंक क्या है A3B1 C4 D पे क्या है, D का 2 है, हाँ ये वाला है D पर, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया है, चेक कर लेना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि ये 10th लेवल का क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। इसमें देखो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बताना है, तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जिसमें आयंस बने होते हैं, एक कंपाउंड तुम्हारा कोवेलेंट वाला है और मतलब ऑक्टेट रूल फुलफिल कर रहा है, और एक में तुम्हारे आयंस बने, तो जो कोवेलेंट वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। एंड सेकेंड होता है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे माइनस है तो ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो ये सारी चीजें आयंस तो इसमें सभी पे, तो क्या देखा जाएगा, रिपल्शन चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, तो यहाँ पे भी है, ये भी चेक हो गया। तो रिपल्शन चेक कर सकते हैं कि हमें ध्यान देना कि हमें लीस्ट स्टेबल निकालना है, तो लीस्ट स्टेबल का मतलब कौन सा होगा, जहां पे रिपल्शन हो रहा हो। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ प्लस प्लस में रिपेल करेगा, यानी कि ये कम स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस पास में नहीं है, ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, यानी कि सबसे कम स्टेबल तुम देख के कह सकते हो, दिस वन इज योर आंसर, दिस इज प्लस प्लस की वजह से रिपेल करेगा, तो ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें स्टेटमेंट चेक करना है, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो एल्डिहाइड कीटोन तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते ही,
राइट। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो ये बिल्कुल सही बात है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज एथॉक्सी इथेन एंड मेथॉक्सी प्रोपेन। तो देखो यहाँ पे ये दोनों में कार्बन भी सेम था, यानी कि देखो आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, राइट, वो तो सबको पता है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था, या एल्डिहाइड था या कीटोन था। नेक्स्ट मेटामर्स में क्या होता है ना कि जो चेन होती है कार्बन की, मतलब कि जो जैसे कर एथॉक्सी इथेन दिखाऊं तो एथॉक्सी इथेन तुम्हारे पास ये वाला होता है, दोनों तरफ एथाइल एथाइल, एथॉक्सी इथेन, राइट। और मेथॉक्सी प्रोपेन क्या होगा, इधर 1 कार्बन होगा, बीच में ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3, तो लेस कार्बन को एल्कोक्सी लिखते हैं, ज्यादा वाले को एल्केन लिखते हैं, तो ये मेथॉक्सी प्रोपेन, ये दोनों क्या होते हैं आपस में मेटामर्स होते हैं, सबको पता है, सिंपल है। तो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है यहाँ पे। ब्यूट टू इन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ब्यूट टू इन अगर मैं देखूं तो ब्यूट टू इन ये हो गया, तो ब्यूट टू इन में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट। तो इसमें जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो वो तो ऑप्टिकल शो ही नहीं कर सकता, ऑप्टिकल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और तुम्हारे पास कायरल कार्बन होना चाहिए, राइट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ये गलत हो गया। एंड ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन आर फंक्शनल, नहीं भाई, ये तो पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ही चेंज हो रही है डबल बॉन्ड की, तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है, राइट। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो पेंटेन में तुमको पता है सिंपली 5 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5, एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो दिस इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये भी 5 कार्बन का है, तो ये चेन आइसोमर्स है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे चेन डिफरेंट हो गई है, तो दिस इज चेन आइसोमर्स। तो 1 यानी कि ए बी ई, तो डी पार्ट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन वाज सिंपल, दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, अगेन केरियस मेथड पे क्वेश्चन है। 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1.2 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। तो केरियस मेथड से हम हैलोजन भी एस्टिमेट कर सकते हैं और अपना सल्फर भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो सल्फर का एस्टिमेशन करना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है मुझे। तो सल्फर का मास 32, अब पूरा बेरियम सल्फेट यहाँ बनता है, तो बेरियम सल्फेट का 233 होता है, दे ही दिया है तो लिख दो, है ना। और मास ऑफ तुम्हारा जो बनेगा यहाँ पे बेरियम सल्फेट कितना बन रहा है, 1.2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज 0.75 into 100। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 120, तो 120 into 32, तो 120 into 32 डिवाइडेड बाय 233 डिवाइडेड बाय 0.75, दिस इज 21.97, 21.97, यानी कि सी पार्ट विल बी योर आंसर, राइट। So what you have analyzed in the questions that multiple times they are asking the same type of questions and questions are not that difficult। अगर तुमने प्रैक्टिस किया है तो तुम एग्जाम में बना लोगे, राइट। तो मैंने यहाँ लास्ट में फॉर्मुलेस लिख दिए जो मैंने यूज किए, हाइपर कॉन्जुगेशन, कैरियस मेथड तुम्हें पढ़ना है, एस कैरेक्टर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक। तो और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अगर होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज करता है, लाइक ज़ेल्डाल मेथड का मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था, 1.4 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो इसे हम डायरेक्ट ज़ेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन एस्टिमेट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर more videos and I used to take the live classes from this timings. For more guidance you can join these classes also, right? Thank you so much. We'll see you in the next video.